સમાજવાદી પાર્ટીના મુંબઈના ભૂતપૂર્વ સાંસદ વર્તમાન ધારાસભ્ય અબુ હાશીમે તેમના ઉમેદવાર જ્ઞાનેન્દ્ર વિશ્વકર્મા અમરાઈવાડી વિધાનસભા અને અન્ય ઉમેદવારો માટે ગુજરાત ચૂંટણી 2022માં ઊભા રહેલા ઉમેદવારના પ્રચાર માટે મત માંગવા અમદાવાદ પહોંચેલા મીડિયાને સંબોધિત કર્યા હતા। એક રિપોર્ટ ગુજરાત ગીતા ન્યૂઝ અમદાવાદ। मैं देख रहा हूं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है इस देश में सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम चल रहा है। मतलब ये देश सेकुलर है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर का हक है। लेकिन ये सरकार आने के बाद इन्होंने नाक में दम कर रखा है हर इशू पे हिंदू मुस्लिम। यहाँ तक कि मैं यहाँ अभी जब गाड़ी से जा रहा था तो अहमदाबाद का इलाका मुझे बहुत अच्छा लगा था। जहाँ से मैं घुसा बापू नगर में, मैं अपने आप समझ गया कि मैंने पूछा भाई साहब से कि यार क्या मुस्लिम इलाका आ गया, क्या दलित एरिया आ गया क्या? अपने आप लगता है कि वहाँ काम ही नहीं होता है, ना कोई सड़कें साफ़ होती है, ना बिल्डिंग, ना वहाँ पे कुछ गटर साफ़ होता है, ना कोई काम नहीं किया जाता है। बस इलेक्शन आएगा तो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस खड़ी हो जाएगी, दलितों व मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। मैं समझता हूँ कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। इसी गुजरात में कितने फसादात हुए थे, और जब 2002 के फसाद के बाद 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं किया। आज अब बिल्किस बानो का केस ले लीजिए आप, यानी शर्म से सर झुक जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने वाले लोग, एक बिल्किस बानो के जिस तरह से रेप हुआ था और गुजरात में उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए उसको महाराष्ट्र ट्रांसफ़र किया गया केस को, और सज़ा होने के बाद उन सारे जो है लोगों को, गुनहगारों को छोड़ दिया गया और उनका स्वागत किया जा रहा है। मतलब अगर इस तरह देश में होगा तो मैं समझता हूँ कि देश से इंसाफ नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी। एक मार्टिन लूथर ने कहा था कि जो लोग मजहब को सियासत में लाते हैं वो सरकारें समझो कि बिल्कुल बेकार सरकारें हैं, और यही हो रहा है। तो आज गुजरात के मुसलमान हाशिए पे आ चुके हैं, जो अच्छे बिजनेसमैन आ चुके हैं। लेकिन आज जो है इन चीज़ों को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने थोड़े उम्मीदवार यहाँ खड़ा किया है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे सीटें चुन कर लाएँ शाम को। गुजरात गीता न्यूज हमारे साथ हैं सपा समाजवादी पार्टी के अमराईवाड़ी विधानसभा के प्रत्याशी ज्ञानेंद्र विश्वकर्मा जी, उनसे बात करेंगे आज चुनाव को लेकर। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार सर, ये 2022 की विधानसभा में आपने हमारे अमराईवाड़ी से उम्मीदवारी की है जी, तो आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए पहली बात तो कोई प्रत्याशी होता है तो जीतने के लिए वो लड़ता है, हारने के लिए लगता है। तो इसलिए अमराईवाड़ी में जीत रहा हूँ, और अमराईवाड़ी में फर्स्ट बार मैं 2012 का भी चुनाव लड़ा, निर्दलीय 2017 का भी लड़ा, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ कि देश के गृह मंत्री को आकर जनसभा करनी पड़ रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री को आकर जनसभा और रोड शो करना पड़ रहा है, भारत के प्रधानमंत्री को रोड शो करना पड़ रहा है, हमारे जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं इन लोगों को आकर अगर जनसभा करनी पड़ रही है तो इस बार कहीं न कहीं सत्ता पक्ष को। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री देश के होते हैं या किसी पार्टी के होते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, और प्रधानमंत्री हर एक नागरिक के होते हैं, न कि एक पार्टी विशेष पर होते हैं। अगर मैं वाकई में अगर इस पद से या समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव नहीं लड़ता, और अगर मैं इलेक्शन अगर नहीं लड़ता, तो मैं बाकायदा भारत के प्रधानमंत्री को अपने चुनाव प्रचार में एक आम नागरिक होने के नाते उनको आमंत्रण देता कि जिस तरह आप सभी लोगों का प्रचार कर रहे हैं उस तरह मैं भी भारत का एक आम नागरिक हूँ, आप भी मेरे प्रचार में आइए। सर, जो प्रधानमंत्री जो भी चुनावी रैली कर रहे हैं उसका खर्च कौन उठा रहा है अभी? अब प्रधानमंत्री की जो चुनावी रैली है वो सरकारी महकमा ही उठा रहा है। तो सर, आप इलेक्शन कमीशन में इसको कोई फरियाद करने वाले हैं? भाई सरकार उनकी, इलेक्शन कमीशन उनका, सुप्रीम कोर्ट उनका। तो आप उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, अब विपक्ष में बैठे हैं, तो आप लोग विरोध क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में हम विपक्ष में, अभी हम यहाँ विपक्ष में नहीं है, और जिस दिन हम यहाँ विपक्ष में रहेंगे उस दिन हम भी उसको पुरजोर के साथ उठाएंगे। तो आप कितने मतों से जीत रहे हैं अमराईवाड़ी में? अब मैं तो गिनती नहीं कर रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ, मैं पूरी आपको दे रहा हूँ कि मैं जीत रहा हूँ। गुजरात में कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ गुजरात की जनता है, हमारे अमराईवाड़ी की जनता है, और गुजरात की जनता हमारी जनता सबसे पहले हम मानव है। सबसे पहले मैं पार्टी अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले मैं मानव हूँ,
और मेरे लिए जात नात से ऊपर उठकर मैं काम करूंगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी मेरे भाई हैं और मैं जात से ऊपर उठकर काम करूंगा। जात पात की राजनीति कभी सक्सेस नहीं हुई है, न होगी। विधानसभा के चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले विधानसभा में कौन सा मुद्दा रहेगा आपका? सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा वीवीआईपी कल्चर जो है। अगर एक एमपी या एमएलए एक बार चुनाव लड़ता है, अगर चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक तो ठीक है कि वो सेवा कर रहा है, 5 साल के बाद जनता अगर उसको नकार देती है, अगर वो हार जाता है, तो हमारी तरह और आपकी तरह एक आम नागरिक हो जाता है। जो सरकार के ऊपर उसके बोझ बनते हैं, उसकी पेंशन चालू हो जाती है, उसकी सारी सुविधाएं मिलती है, वो सारी चीज़ें मैं बंद करूंगा। सबसे पहला वो वीआईपी कल्चर खत्म, अगर मैं जीत जाता हूँ सबसे पहले मैं खत्म करूंगा। क्योंकि अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट 20 साल तक अगर नौकरी करता है तो उसकी पेंशन योजना लागू होती है, और ये 5 साल में कौन सा ऐसा काम करते हैं कि उनको पेंशन मिलना चालू होती है। क्या कहेंगे ना अपने विधानसभा के बारे में? मैं अपने विधानसभा के बारे में ही कहूँगा कि जो आज के नागरिक हैं वो जागरूक हो चुके हैं, जात पात से ऊपर उठकर मानव धर्म को अपनाते हुए एक ऐसे कैंडिडेट को चुने कि जो उनके हर सुख दुख में शामिल हो। ये मेरी उनसे अपील है। ये मैं नहीं कहूँगा कि वो ज्ञानेंद्र विश्वकर्मा को वोट दें, अगर उनके बीच में अगर कोई अच्छा प्रत्याशी है तो उसके चुने, ये मैं वहाँ की जनता से अपील करूँगा। कांग्रेस के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से भाजपा को जिताने के लिए अपने उम्मीदवारों को उतारा है। तो आरोप तो सभी लोग लगाते हैं, यही आरोप तो बीजेपी वाले भी लगा सकते हैं, कांग्रेस वाले ने उतारा है। आरोप तो किसी के ऊपर हम लगा सकते हैं, आरोप लगाना ये तो जुबान है। क्या आपको भाजपा पार्टी की तरफ से कोई फंड? जी नहीं, न भाजपा, न कांग्रेस, न आम आदमी पार्टी, न कोई पार्टी। मैं अपने स्वेच्छा से लड़ रहा हूँ और अपने स्वेच्छा से मुझे कोई मत दे न दे, मेरा एक मत तो मेरा खुद का है।